हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। और इससे पहले हम चैप्टर की समरी को रीड कर चुके हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को रीड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पर पढ़ते हैं। वाई वाज द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन अ कंट्रोवर्शियल मीन्स होता है विवादास्पद, जिस पर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई झगड़ा हो। वन विद इन द लिबरल मूवमेंट इन 1848। व्हाट डू दीज रेवोल्यूशंस रिवेल अबाउट पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स ड्यू टू जेंडर डिफरेंस। तो देखिए 1848 के आंदोलन में महिलाओं को अधिकार देने का मुद्दा जो है काफ़ी विवादों से भरा हुआ था, काफ़ी विवादास्पद था। तो देखिए ये जो क्रांतिकारी थे, जेंडर का यहाँ पर भेद चल रहा था। राजनीतिक संघर्षों के बारे में क्या पता चलता है कि किस तरह से वो सब संघर्ष चल रहे थे राजनीति को लेकर। तो देखिए पैरेलल टू द रिवॉल्ट ऑफ पुअर अनएम्प्लॉयड एंड starving peasants and workers in many European countries in the year of 1848, the revolution led by the educated middle class was underway। तो देखिए यहाँ पर जो है लिबरल के लिए, आज़ादी के लिए बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन किया जा रहा था। तो देखिए उन लोगों में कौन कौन थे, कौन कौन रिवॉल्ट कर रहे थे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर पुअर मैन थे, अनएम्प्लॉयड पर्सन थे, स्टार्विंग पीजेंट्स थे, पीजेंट्स मीन्स किसान, और वर्कर्स भी थे। यूरोप की बहुत सी कंट्रीज से ये सब लोग थे जो 1848 में जो रेवोल्यूशन चल रहा था और वो लीड किया जा रहा था एजुकेटेड मिडिल क्लास लोगों के द्वारा। तो देखिए इवेंट्स ऑफ फरवरी 1848 in France had brought about the addiction of the monarch, and a republic based on universal male suffrage had been proclaimed। तो देखिए अब ये घटना कब की है, 1848 की है, फ्रांस की है। इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर एडिक्शन कर दिया गया, हटा दिया गया, जो मोनार्क फॉर्म थी वो जो है हटा दी गई। एंड रिपब्लिक बेस ऑन यूनिवर्सल मेल, और यहाँ पर जो है रिपब्लिक बेस रखा गया, और इस यहाँ पर जो मेल थे ना, जो पुरुष थे, उन्हें वोटिंग का अधिकार दिया गया। इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप वेयर इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट सच एज जर्मनी, इटली, पोलैंड the Austro-Hungarian Empire, men and women of the liberal middle class combined their demand for the constitutionalism with national unification। तो देखिए ये सब चीज़ें तो यहाँ पर चल रही थी। तो यूरोप के जो दूसरे पार्ट थे, दूसरे जो हिस्से थे, उसमें क्या हो रहा था, इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट जो है अभी एग्जिस्ट नहीं था, वो नहीं अभी इंडिपेंडेंट हुए थे। जैसे कि जर्मनी को ले लो, इटली को, पोलैंड को, और ऑस्ट्रिया हंगरियन की बात यहाँ पर की जा रही थी। तो देखिए यहाँ पर जो मैन है, वुमेन है, तो देखिए वहाँ के जो मैन और वुमेन थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है डिमांड रखनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि उन्हें स्वतंत्रता के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन भी चाहिए, यानी कि संवैधानिक फ्रीडम भी उन्हें चाहिए। द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट टू वुमेन was a controversial one within the liberal movement, in which large number of women had participated actively over the years। तो देखिए यहाँ पर ये जो मुद्दा चल रहा था, यहाँ पर जो देखिए इशू था वो क्या था, जो वुमेन है उन्हें पॉलिटिकल राइट नहीं दिए जा रहे थे। तो देखिए उन्होंने जो है पॉलिटिकल राइट के लिए भी आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी। लिबरल मूवमेंट तो चल रहा था, उन्होंने जो है पॉलिटिकल राइट के लिए भी आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी। और देखिए यहाँ पर बताया गया है कि इन विच लार्ज नंबर ऑफ वुमेन हैड पार्टिसिपेटेड, और इस मूवमेंट में लार्ज नंबर में यानी कि बड़ी संख्या में जो वुमेन थी वो पार्टिसिपेट कर रही थी। वुमेन हैड फॉर्म्ड दियर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशंस। तो देखिए जो वुमेन थी उन्होंने क्या किया, अपने खुद की जो है राजनीतिक संस्था एक बना ली थी। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि न्यूज़पेपर उन्होंने फाउंडेड कर लिए थे, एंड टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग,
और जो पॉलिटिकल मीटिंग्स होती थी ना उनमें भी वो पार्टिसिपेट करती थी एंड डेमोन्स्ट्रेशंस जो होती थी सभी में वो पार्टिसिपेट करने लगी थी। डिस्पाइट दिस, तो देखिए इन सब चीज़ों के बावजूद दे वर डिनेड सफरेज राइट ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली। तो देखिए अभी भी इतना सब कुछ करने के बावजूद भी जब इलेक्शन हुए ना असेंबली के, तो देखिए उन्हें वोट देने के लिए उन्हें मना कर दिया, यानी कि उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं मिला था। व्हेन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाज हेल्ड इन चर्च ऑफ सेंट पॉल्स, वुमेन वर एडमिटेड ओनली एज ऑब्जर्वर्स टू स्टैंड इन विजिटर्स गैलरी। तो देखिए इतना सब कुछ उन्होंने किया, आवाज़ उठाई, न्यूज़पेपर फाउंड किया, फिर भी जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में और वहाँ के चर्च सेंट पॉल चर्च में जो मीटिंग हुई तो वहाँ पर वो केवल ऑब्जर्वर के रूप में इकट्ठा हुई और वो बस एक विजिटर बनकर खड़ी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन हैड डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस। तो देखिए नेपोलियन ने डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया था फ्रांस में, बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड incorporated revolutionary principle in order to make the whole system more rational and efficient. Analyze the statement with argument। तो देखिए बताया गया है कि जो नेपोलियन थे उन्होंने जो डेमोक्रेसी थी फ्रांस में उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड था ना यानी कि जो प्रशासनिक फील्ड था उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा सुधार भी किए थे, बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन उन्होंने बना दिए थे। तो हमें इस स्टेटमेंट को एनालाइज करना है। नेपोलियन बिकम द रूलर ऑफ फ्रांस ऑन 2 दिसंबर 1804। तो देखिए नेपोलियन जो है फ्रांस का रूलर बना था 2 दिसंबर 1804 में। ही एस्टाब्लिश द मोनार्कियल पॉलिटिकल सिस्टम। तो देखिए इसने फिर से क्या किया, मोनार्कियल पॉलिटिकल सिस्टम यानी कि राजा महाराजाओं जैसा शासन वाला सिस्टम ला दिया था। ही वॉज वरिड बाई द डेमोक्रेटिक फोर्सेस एंड लेस्ड बाई द रेवोल्यूशन। तो देखिए अभी भी लेकिन उसे काफ़ी चिंता थी डेमोक्रेटिक फोर्स से, यानी कि जो राजतंत्रिक फोर्स थी उससे उसे बहुत ज़्यादा अभी भी चिंता थी क्योंकि वो जो है रेवोल्यूशन कर रहे थे। बट एट द सेम टाइम ही डिड नॉट वांट टू इग्नोर देम एंटायरली। और इस समय लेकिन वो इस समय नहीं चाहते थे कि उन्हें पूरी तरह से इग्नोर किया जाए। सो ही इंट्रोड्यूस, अब यानी कि उसे अपनी जगह में बने रहने के लिए, राजा बने रहने के लिए तो कुछ ना कुछ सुधार तो करने पड़े। तो देखिए इसलिए उसने क्या किया, इंट्रोड्यूस सम रिफॉर्म इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो उसे अपने राज्य को बनाए रखने के लिए, अपने आप को शासन में रखने के लिए उसे क्या करना पड़ा, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में सुधार करना पड़ा। ही ट्राई टू मेक द होल सिस्टम मोर रेशनल एंड एफिशिएंट टू अचीव हिज गोल। ही टुक सम इम्पोर्टेंट स्टेप्स। तो देखिए उसने अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए बहुत सारे सुधार किए, कोशिश की उसने कि वो रेशनल हो और एफिशिएंट हो अपने गोल को अचीव करने के लिए। उसका गोल क्या था कि वो पूरे अपना साम्राज्य जो है बढ़ाना चाहता था। अब देखते हैं कौन कौन से स्टेप्स उसने लिए थे। ही इंट्रोड्यूस सिविल कोड ऑफ 1804 विच डिड अवे विद प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ। तो देखिए सबसे पहले उसने एक कोड बनाया 1804 का। तो देखिए उसमें जितने भी बर्थ से, यानी कि जो राजा महाराजा वाला शासन था कि भाई ये राजा महाराजा है तो इनके बच्चे भी वही होंगे, तो वो वाला सिस्टम उसने ख़त्म कर दिया था। ही एस्टाब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी। तो देखिए यहाँ पर एक और सुधार किया गया कि उसने लॉ के सामने सबको इक्वल माना, ऐसे नियम उसने लागू कर दिए थे और मतलब हर किसी को अपनी प्रॉपर्टी रखने का अधिकार मिल गया था, सबकी जो प्रॉपर्टी थी वो उस समय पर सिक्योर थी। ही सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, abolished the feudal system and freed peasant from the serfdom and manorial dues। तो देखिए हाँ, जो उनके ऊपर जो पीजेंट्स थे ना उस समय पर उनकी स्थिति काफ़ी ख़राब थी। तो देखिए यहाँ पर उसने जो एडमिनिस्ट्रेटिव था यानी कि जो प्रशासन था उसको अलग अलग डिवाइड किया। तो देखिए यहाँ पर उसने जो फ्यूडल सिस्टम था उसको हटाया,
जो पीजेंट्स थे यानी कि किसान थे उन्हें मुक्त कराया, उनके ऊपर जो ड्यूज़ थे यानी कि जो बकाया पैसे उनके ऊपर थे उन सब से उन्हें फ्री कर दिया। मोर ओवर गिल्ड रेस्ट्रिक्शन वर रिमूव, तो देखिए गिल्ड रेस्ट्रिक्शन भी हटा दी गई थी। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया गया। स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर एंड अ कॉमन नेशनल करेंसी वर इंट्रोड्यूस, तो देखिए यहाँ पर उसने क्या किया, वेट और मेजरमेंट में भी काफ़ी सुधार किया और जो करेंसी थी उसे पूरे राष्ट्र के लिए मतलब एक करेंसी जो है घोषित कर दी गई। बाय दीज न्यू पॉलिसीज पीजेंट्स, आर्टिशियंस, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन वर बेनिफिटेड एंड स्टार्टेड टू एंजॉय अ न्यू फाउंड फ्रीडम, तो देखिए इन सब चीज़ों से कि मतलब जो आयात निर्यात था उससे कर हटा दिया गया, जो पीजेंट्स थे उनके ऊपर जो बकाया था वो सब हटा दिया गया, वो सब रद्द कर दिया गया। तो उससे जो ये जो पॉलिसीज़ थी ना ये पीजेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी थी, आर्टिशियंस के लिए काफ़ी अच्छी थी, वर्कर और जो बिजनेसमैन थे ना वो सब इनका लाभ अब लेने लगे थे। Thus it can concluded that Napoleon had destroyed democracy in France, but in administrative field he had introduced revolutionary principles। तो देखिए इन सब से ही हमें पता चलता है कि जो नेपोलियन थे ना उसने फ्रांस में डेमोक्रेसी को तो अंत कर दिया था, हटा दिया था उसको, लेकिन उसने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बहुत अच्छा कर दिया था। काफ़ी रेवोल्यूशनरीज जो हैं रूल्स उसने लागू किए थे। एक्सप्लेन द यूनिफिकेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द यूनिफिकेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, तो देखिए ग्रेट ब्रिटेन का कैसे यूनिफिकेशन हुआ वो यहाँ पर हमें समझाना है, तो देखते हैं। इन ब्रिटेन द नेशन स्टेट वर फॉर्म्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रगल, तो देखिए काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद ग्रेट ब्रिटेन की फॉर्मेशन हुई थी। ऑल एथनिक ग्रुप सच एज इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट, आयरिश हैड दियर ओन कल्चर, तो देखिए ये सभी जो थे इनके अपने खुद के कल्चर थे, पॉलिटिकल ट्रेडिशन थे। द इंग्लिश नेशन ग्रो इन वेल्थ एंड पावर एंड एक्सटेंडेड दियर पावर ओवर द अदर नेशन, तो देखिए जो इंग्लिश नेशन थे उनका ग्रो होने लगा था वेल्थ को लेकर, पावर को लेकर, और उन्होंने जो है अपनी पावर से दबदबा बनाना शुरू कर दिया था दूसरे नेशंस पर। द इंग्लिश हेल्प्ड द प्रोटेस्टेंट टू डिफीट द कैथोलिक्स एंड डोमिनेटेड आयरलैंड, तो देखिए अभी उन्होंने क्या किया कि जो प्रोटेस्टेंट थे, हमने पढ़ा था कि दो पार्ट में ये डिवाइड थे, तो इन्होंने क्या किया प्रोटेस्टेंट को हेल्प करना शुरू कर दिया कैथोलिक को डिफीट करने के लिए, और इस तरह से डोमिनेशन हुआ आयरलैंड का। आगे देखिए द एक्ट ऑफ यूनियन इन 1707 साइन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड रिजल्टेड द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, तो देखिए इन दोनों के बीच इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक समझौता हुआ यहाँ पर द एक्ट ऑफ यूनियन, और ये कब हुआ 1707 में हुआ, और इसकी वजह से इसका रिजल्ट क्या हुआ कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की फॉर्मेशन हुई। अ न्यू ब्रिटिश नेशन हैड इट्स न्यू सिंबल्स लाइक द ब्रिटिश फ्लैग, द नेशनल एंथम एंड द इंग्लिश लैंग्वेज, तो देखिए इनके जो है कुछ सिंबल्स भी हुए, नए सिंबल्स इन्होंने बनाए, जैसे कि ब्रिटिश फ्लैग इन्होंने बनाया, नेशनल एंथम था इनका, और इन्होंने जो है इंग्लिश लैंग्वेज को अपनाया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपोलियन हैड डिस्ट्रॉय द डेमोक्रेसी इन फ्रांस बट द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फिल्ड, तो देखिए ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी हम इसे थोड़ा सा आंसर को देख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ वर रिमूव, तो देखिए जितने भी लाभ मिलते थे ना बर्थ से उन सबको रिमूव कर दिया गया। ही हैड एस्टेब्लिश इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो देखिए नियम कानून सबके लिए बराबर बनाए गए, सब उनके सामने एक समान थे। राइट टू प्रॉपर्टी वाज गिवन, तो देखिए प्रॉपर्टी के लिए भी अधिकार दिया गया। सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन वर मेड, तो देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन किया गया। फ्यूडल सिस्टम वर एबोलिस्ड एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम एंड मनारियल ड्यूज, तो देखिए यहाँ पर
फ्यूडल सिस्टम जो है उसे हटा दिया गया और पीजेंट्स जो थे उन्हें उनके ड्यूज से फ्री कर दिया गया। गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव, तो देखिए जितनी भी गिल्ड रेस्ट्रिक्शन थी वो हटा दी गई। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड, और ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम में जो है सुधार किए गए। आगे देखते हैं, हाउ डिड नेशनलिज्म डेवलपमेंट थ्रू कल्चर इन यूरोप एक्सप्लेन। तो देखिए हमने पूरा डिटेल में ये चैप्टर में पढ़ा है। देखिए क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, हाउ डिड कल्चर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन इन यूरोप एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो देखिए किस तरह से जो कल्चर है उसने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, क्या करने के लिए, नेशन के आइडिया को क्रिएट करने के लिए यूरोप में। तो हमें इसे एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल देते हुए। तो देखिए द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वाज नॉट ओनली द रिजल्ट ऑफ वॉर एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। तो देखिए जो डेवलपमेंट था ना नेशनलिज्म का यूरोप में, ये केवल वॉर का ही रिजल्ट नहीं था या टेरिटोरियल एक्सपेंशन का कि अब वो अपनी टेरिटरी को बढ़ा रहे थे, इसका ही रिजल्ट नहीं था। कल्चर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल, तो देखिए जो संस्कृति थी उसने भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था इसे नेशन के आइडिया को क्रिएट करने में। तो देखते हैं, नीचे पढ़ते हैं कैसे। Art, poetry, stories and music help express the shape nationalist feeling in Europe। तो देखिए जो आर्ट थी, पोएट्री, स्टोरीज और म्यूजिक थी, इन्होंने भी हेल्प की कि ये जो इन्होंने जो है फीलिंग को एक्सप्रेस किया, शेप दी इसने नेशनलिस्ट फीलिंग की। किस कहाँ पर, यूरोप में। तो देखिए रोमांटिज्म अ कल्चरल मूवमेंट, तो जो रोमांटिसिज्म था वो एक कल्चरल मूवमेंट था यूरोप में। डेवलप्ड अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, तो देखिए इससे जो देशभक्ति की भावना थी उसका डेवलपमेंट हुआ। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ साइंस एंड रीजन। तो देखिए जितने भी रोमांटिक आर्टिस्ट थे, पोएट थे, वो आलोचना करते थे तर्क की और साइंस की, वो हमेशा आलोचना करते थे। दे ट्राई टू क्रिएट ए सेंस ऑफ शेयर्ड collective heritage as the basis of nation. They gave importance on emotions, institutions and mystical feelings। तो देखिए जितने भी ये पोएट थे, राइटर थे, आर्टिस्ट थे, इन्होंने साइंस की तो ये आलोचना करने लगे थे और इन्होंने जो है कलेक्टिव हेरिटेज की भावना जो है लोगों में लेकर आए, वो जैसे लोकगीत, लोक संगीत, कहानियाँ, ये सब उन्होंने लोगों के बीच में फैलाया, इससे प्रचार किया जिससे कि वो सब जो है एक साथ कलेक्ट हो सके, अपनी विरासत के बारे में वो जान सकें। तो देखिए इस तरह से उन्होंने जो है दे गेव इम्पोर्टेंस, उन्होंने महत्व दिया इमोशंस को, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस थे जैसे कि टेम्पल, चर्च, ये सब, इनको इन्होंने इम्पोर्टेंस दी और फीलिंग को इम्पोर्टेंस इन्होंने दी थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जर्मन फिलोसोफर जॉन गॉटफ्रीड हेडलर claimed that true German culture was to be discovered among the common people in their folk song, folk poetry and folk dance। तो देखिए यहाँ पर एक जर्मन फिलोसोफर की बात की गई है। उन्होंने क्लेम किया, उनका मानना था कि जो जर्मन कल्चर है ना, वो उसकी खोज की जा सकती है कॉमन जो साधारण लोग हैं उनके बीच, उनके जो सॉन्ग हैं, पोएट्री है, डांस है, उनके बीच। तो देखिए इस तरह से कॉमन कल्चर की को खोजा जा सकता है। आगे देखिए, वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड फोकलोर स्ट्रेंथन द नेशनल स्पिरिट। तो देखिए जो उनकी मातृभाषा थी या जो उनके लोकगीत, संगीत थे, उससे मजबूती मिली इस नेशनल स्पिरिट को। इन पोलैंड कैरोल कुरपिंस्की सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू द ओपेरा एंड म्यूजिक। तो देखिए ओपेरा क्या होते हैं, कोई नाटक आप कह सकती हैं, जो एक रंगमंच आप कह सकती हैं। तो देखिए पोलैंड में जो कैरोल कुरपिंस्की थे, उन्होंने नेशनल स्ट्रगल जो है सेलिब्रेट किया, यानी कि एक उन्होंने प्ले की तरह उन्होंने दिखाया और उन्होंने दिखाया कि कैसे
जो है नेशनल स्ट्रगल को हम सेलिब्रेट करेंगे। तो देखिए ओपेरा और म्यूज़िक के माध्यम से उन्होंने ये चीज़ लोगों तक पहुंचाई और प्रचार किया। एल्गरी ऑफ जर्मेनिया एंड मैरियना डेवलप्ड नेशनल फीलिंग अमंग सिटीजन्स। तो देखिए जो जर्मेनिया मतलब इस तरह की जो फिगर दी गई थी, जैसा हमने चैप्टर में पढ़ा था कि फीमेल फिगर दी गई थी सभी नेशन के लिए, तो ये जो इस तरह के सिंबल थे ना, इससे नेशनल फीलिंग जो है लोगों के बीच में फैलाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हैब्सबरी empire that ruled over Austria Hungary was the patchwork of many different regions and people. Justify the statement with suitable example. तो देखिए हैब्सबरी साम्राज्य जिसने ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन किया, उसमें अलग अलग क्षेत्र थे, अलग अलग लोग रहते थे, तो ये चीज़ हमें उदाहरण देकर बतानी है। तो देखिए ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर aristocratic monarchies with the territories of which lived diverse people. तो देखिए यहाँ पर जो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की बात की जा रही है, यहाँ पर जो है मोनार्की फॉर्म थी, जो राजा महाराजा थे वो शासन करते थे, जिसके अंडर में बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग रहते थे। they did not see themselves as sharing a collective आइडेंटिटी और एक कॉमन कल्चर। तो देखिए वो सब जो है अपने आप को ऐसे नहीं देखते थे कि वो एक समूह से हैं या उन सब का एक कॉमन कल्चर है। द हैब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी फॉर एग्जाम्पल वाज ए पैच वर्क ऑफ मैनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल्स। तो देखिए यहाँ पर जो हैब्सबर्ग एम्पायर था, जो कहाँ पर रूल करता था, ऑस्ट्रिया हंगरी पर रूल करता था, तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि वो एक पैच वर्क था, उसमें अलग अलग रीज़न थे, बहुत से रीज़न थे और बहुत से लोग वहाँ पर रहते थे। इट इंक्लूडेड द एल्पाइन रीजन, यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर एल्पाइन रीजन था, द टायरोल, ऑस्ट्रिया एंड सुडेटेनलैंड एज वेल एज बोहेमिया where the aristocracy was predominantly German speaking। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर नाम दिए गए हैं कि यहाँ पर ये सभी जो है जर्मन बोला करते थे। इट ऑल्सो इंक्लूडेड द लैटिन स्पीकिंग प्रिंस ऑफ लोम्बार्डी एंड विनेसिया। तो देखिए यहाँ पर इटालियन स्पीकिंग प्रिंस भी रहते थे, लोम्बार्डी से और विनेतिया से। इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मगियार। तो देखिए हंगरी की बात की गई है, यहाँ पर जो आधी जनसंख्या थी वो मगियार बोलती थी। वाइल द अदर हाफ स्पोक अ वेराइटी ऑफ डेलिकेट्स, जबकि जो आधी बची हुई जनसंख्या थी वो अलग अलग तरह की कई तरह की लैंग्वेज बोला करती थी। इन ग्लेसिया द अरिस्टोक्रेसी स्पोक पॉलिस। तो देखिए यहाँ पर ग्लेसिया में जो एरिस्टोक्रेसी थी वो पॉलिस बोला करते थे। बिसाइड दीज थ्री डोमिनेंट ग्रुप, तो देखिए इन सभी तीन इम्पोर्टेंट ग्रुप के अलावा देयर ऑल्सो लिव्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ एम्पायर अ मास ऑफ सब्जेक्ट्स पीजेंट पीपल। तो देखिए यहाँ पर इस एम्पायर में बहुत बड़ी संख्या में पीजेंट पीपल भी रहते थे, यानी कि किसान लोग भी रहते थे। देखिए जो बोहेमियंस थे, स्लोवैक्स थे, वो नॉर्थ में रहते थे। तो यहाँ पर आगे बताया गया है स्लोवेंस कहाँ पर रहते थे, कार्नियोला में रहते थे, क्रोएट्स साउथ में रहते थे और रोमन्स जो है ट्रांसिल्वेनिया में रहते थे। द ओनली टाइड बाइंडिंग दीज डाइवर्स ग्रुप टुगेदर वाज अ कॉमन एलिगेंस टू द एम्परर। तो देखिए बस उनकी एक ही पहचान थी कि उनका जो है एम्परर है वो एक है, बस इसी से वो जानते थे उन्हें। तो यहाँ पर आपके सभी क्वेश्चन आंसर होते हैं कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो देखिए लास्ट वाले क्वेश्चन में बताया गया है कि अलग अलग रीजन के लोग थे, अलग अलग उनकी लैंग्वेज थी, अलग अलग जो लोग थे उनकी मातृभाषा भी अलग थी, अलग रीजन थे और वो अलग अलग क्षेत्रों में रहा करते थे। तो यहीं पर आपके सभी क्वेश्चन आंसर होते हैं कंप्लीट। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।